सो हेलो एंड वेलकम टू मेरा चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है एक और बार। तो हम क्या कह रहे हैं सीरीज़ के अंदर एपिसोड में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता दोस्तों, तो हम क्या कह रहे हैं एक सीरीज़ है जो कि हमारे मेरा चैनल पर रन किया जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग एक मेन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जिसको हम लोग एज इंडिविजुअल फेस कर रहे हैं और इसको ओवरकम करने के क्या तरीके हैं, इसके पीछे क्या की फैक्टर्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लास्ट 2 एपिसोड की बात करें तो हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर इन्फ्लेशन के बारे में समझा था कि उसके पीछे का की फैक्टर क्या है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली हमारे इंडिया के अंदर हाई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके रूट कॉजेस क्या था, उसका क्या सॉल्यूशन, इसके लिए हमने बात करा था फर्स्ट एपिसोड में। उसके बाद हमारा सेकंड एपिसोड था कि कंटिन्यूसली हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों फॉल होता जा रहा है, क्या वो मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारे एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शंस या फिर क्रैशेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आ चुके हैं थर्ड एपिसोड में। तो हम क्या करें सीरीज के, जिसमें हम आज बात करने वाले हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कंटिन्यूसली एक के बाद हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर बैंक्स फेल हो रहे हैं, इसके पीछे क्या एक्चुअल रीजंस हैं और ये आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आता है, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर कि हम इसे एज इंडिविजुअल कैसे टैकल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे सीरीज का नाम ही है तो हम क्या करें, तो एट द एंड हम वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 11 मार्च 2025 इंडसइंड बैंक का स्टॉक एक दिन में 27% से ज़्यादा क्रैश हो जाता है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इंडसइंड बैंक का स्टॉक मोर देन 30% ज़्यादा फॉल हो चुका है। और हम बात करें कि ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना फॉल हो चुका है, तो ये मोर देन 70% से ज़्यादा फॉल हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, जो इसने लास्ट ऑल टाइम हाई जुलाई 2018 में लगाया था, जो कि 2038 का लेवल था। तब से क्रैश होता हुआ ये अब 672 के ऊपर इसने आगे क्लोजिंग दी है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 70% से ज़्यादा का फॉल है। इंडसइंड बैंक के सीईओ यानी कि सुमन खटपालिया इस फॉल के अगेंस्ट विजन बताते हैं। वो कहते हैं कि इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली है। ये बैंक को लास्ट ईयर 2024 में अक्टूबर के महीने में पता चल गया था। तब से उन्होंने इसके पीछे की असेसमेंट करना शुरू करा और उनकी टीम ने फाइनली इंटरनल रिव्यू के दौरान 10 मार्च को यहाँ पर एक रेड फ्लैग इशू करा और उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के अंदर एक डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है, जो कि पिछले 7 से 8 सालों से कंटिन्यूसली अभी तक चल रहा था, जिसकी वजह से उनके ओवरऑल नेटवर्थ का 2.5% यानी लगभग 1500 करोड़ का डेंट लगने वाला है बैंक को, जिसका इफेक्ट उन्हें Q4 के प्रॉफिट में ही देखने को मिलेगा। और बस यही सुनना था कि यहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट में रिएक्शन देखने को मिला इन्वेस्टर के द्वारा। जब इंडसइंड बैंक के सीईओ से ये पूछा जाता है कि पिछले 7-8 साल से बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ चल रही थी और बैंक को इसका भनक तक नहीं था, तो इसके रिस्पॉन्स में वो कहते हैं, We found this anomaly around October, and that is where we started our internal assessment as well as we hired an external agency. At that point of time, we did not know the difference, and we knew that there were 2 deals getting accounted incorrectly, but there's so many deals in that, so we did not know the real impact. And I think as soon as we got to know the impact, we held a board meeting and we informed our board and we did the disclosure. तो जितने प्यार से इंडसइंड बैंक के सीईओ ने इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करा है, ये खुद और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट भी ये जानती है कि बैंक का इसकी वजह से कितना बड़ा क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है क्रेडिबिलिटी, यानी कि भरोसा, यानी कि विश्वास, जो कि एक बार अगर डैमेज हो जाता है तो वापस बनने में सालों का समय लग जाता है या फिर वो इम्पॉसिबल ही रह जाता है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा हम जानते हैं येस बैंक का, जिसका डेंट आज तक उसको झेलना पड़ रहा है। इन सभी कंसर्न्स को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ये डिसीजन लेती है कि सुमन खटपालिया जो सीईओ है, उनके जो एक्सटेंशन पीरियड है 3 ईयर, उसके बजाय अब एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए ही की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई को कंसर्न है उनके लीडरशिप स्किल्स के ऊपर। तो ये तो हमने एक सिंगल केस देखा इंडसइंड बैंक का, जिसमें उनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली, जिसकी वजह से उनको लगभग 1500 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है। इसके अलावा पर हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे फ्रॉड, स्कैम्स और बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज के केसेस देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से बैंकों को हज़ारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। अगर हम कुछ बड़े केसेस के ऊपर नज़र डालते हैं तो उसमें सबसे बड़ा केस हमें पंजाब नेशनल बैंक का देखने को मिलता है, जो कि 2018 में एक फ्रॉड जो है एक्सपोज हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का, जिसकी वजह से उन्हें लगभग 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। जिस फ्रॉड के अंदर बैंक की मैनेजमेंट पर्सनल्स मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, इन सभी की मिली भगत की वजह से यहाँ पर फ्रॉडुलेंट एलओयू यानी कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इशू हुए थे, जिसकी वजह से मेहुल चौकसी जो कि यहाँ पर ऑनर थे गीतांजलि जेम्स के, उनको फॉरेन बैंकों द्वारा उन्हें लोन मिल गया, जो कि वो उन्होंने आज तक कभी नहीं चुकाया। और ये जो फ्रॉड का जो ड्यूरेशन था वो 2011 में ही शुरू हो चुका था और 18 में जाके एक्सपोज हुआ, मतलब 7 सालों तक यहाँ पर इन्होंने स्कैम रचते रहे और किसी को भनकते नहीं लगी।
इसके अलावा अगर हम और भी बैंकिंग केसेस के ऊपर अगर नजर मारते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सेम ईयर 2018 यानी जिस ईयर में पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का जो फ्रॉड है वो एक्सपोज हुआ था, सेम ईयर एक्सिस बैंक के एनपीए रिपोर्टिंग के अंदर भी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली थी। फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 में एक्सिस बैंक ने अपना रिपोर्ट करा ग्रॉस एनपीए जो कि 34,248 करोड़ का था, जबकि जब आरबीआई ने उसे असेसमेंट करा तो उन्हें पता चला कि जो एक्चुअल फिगर है वो 34,000 नहीं, वो 43,000 है। यानी कि यहाँ पर लगभग 9,500 करोड़ का डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के अंदर ये डाउट क्रिएट हो रहा था कि बैंक्स जो है वो कितना एक्यूरेटली अपने फाइनेंशियल्स को डिस्क्लोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस टाइम के एक्सिस बैंक के सीईओ शिखा शर्मा को यहाँ पर रिजाइन भी करना पड़ा था। इसके अलावा अगर हम लोग और भी केसेस की बात करें तो 2019 में द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक का यहाँ पे एक स्कैंडल देखने को मिला था, जिसमें पीएमसी बैंक ने 4,355 करोड़ का लोन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL को इशू करा था, जो कि इनके टोटल लोन बुक का 70% था। जबकि आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक जो है किसी भी एक एंटिटी को मोर देन 15% अपने टोटल लोन बुक का लोन नहीं दे सकता। और जब हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL ने डिफॉल्ट करना शुरू करा तो बैंक ने इस डिफॉल्ट को, इस एनपीओ को छुपाने के लिए 21,000 से ज़्यादा फेक अकाउंट क्रिएट करे, जिसकी वजह से जो आम जनता थी, लगभग 9 लाख डिपॉजिटर्स जो इस बैंक के थे, उनको यहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम फेस करने को मिला। इसके बाद ईडी ने यहाँ पर HDIL के लगभग 3,500 करोड़ के एसेट्स को यहाँ पर सीज कर दिया। इंडिविजुअल्स और प्रमोटर्स यानी राकेश सारंग वधवा और पीएमसी बैंक के मैनेजर डायरेक्टर जो है थॉमस को अरेस्ट भी कर लिया गया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग और भी बैंकिंग क्राइसिस की बात करें तो 2020 में यस बैंक का क्राइसिस देखने को मिला था, जिसमें बैंक के बढ़ते बैड लोन्स और गवर्नेंस इशू की वजह से बैंक के अंदर एक लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमें यस बैंक में बैंक रन देखने को मिला। बैंक रन दोस्तों एक ऐसी सिचुएशन होती है जब बैंक में बहुत सारे डिपॉजिटर्स जो है वो विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, पर बैंक में इतने सारे रिक्वेस्ट एट अ टाइम आते हैं कि वो उस टाइम वो फुलफिल नहीं कर सकते उस डिमांड को, जिसकी वजह से बैंक के अंदर हाई लिक्विडिटी की इशू क्रिएट हो जाती है, जिसे हम लोग बैंक रन कहते हैं। जिसकी वजह से आरबीआई ने मोरेटोरियम इम्पोज कर दिया, कैप लगा दिया विड्रॉल के ऊपर और यस बैंक को रीस्ट्रक्चर स्कीम्स के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, जिसमें SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के लगभग 49% स्टेक को एक्वायर करा, जिसकी वजह से बैंक बच पाया। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ढेरों यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जिसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का रिसेंटली यहाँ पर हमें केस देखने को मिला, लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर का केस देखने को मिला, SBI के टेक्निकल इश्यूज देखने को मिले उनके सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसकी वजह से यूपीआई सिस्टम के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिली। ऐसे ढेर एग्जाम्पल है जिसकी वजह से हमारे इंडियन बैंक सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टर्स और यहाँ की डिपॉजिटर्स का जो है भरोसा उठ चुका है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं वो क्या 7 रीजन्स है, वो क्या की फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे इंडियन बैंक सिस्टम के अंदर हमेशा कुछ समय अंतराल के बाद एक स्कैम, फ्रॉड, स्कैंडल या डिस्क्रिपेंसीज के इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स का भरोसा भी है वो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर टूटता जा रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वीक इंटरनल कंट्रोल। जैसा कि हमने पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के केस में देखा था, बैंक के कुछ की पर्सन्स ने फ्रॉडुलेंट LOU यानी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू कर दिए थे, जिसकी वजह से मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को फॉरेन के बैंकों द्वारा आराम से लोन मिल रहा था। अब अगर बैंक का इंटरनल एडिक्वेट मॉनिटरिंग सिस्टम होता, ऑडिटिंग मैकेनिज्म होता, तो वो इस स्कैम को पहले डिटेक्ट कर सकते थे। ऐसा ही हमें सेम पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को भी देखने को मिला, जहाँ पर बैंक ने अपने टोटल लोन बुक का 70% सिर्फ एक ही एंटिटी को इशू कर दिया था। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीजन है रेगुलेटरी गैप्स का। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया के अंदर रन हो रहे हैं, उनको एक एडवांटेज होता है कि उन्हें कम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ता है जो भी आरबीआई इशू करती है, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक्स के लिए होते हैं, जिसकी वजह से हमें पीएमसी जैसे कोऑपरेटिव बैंक के अंदर स्कैम्स देखने को मिलते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक भी इसी का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है लीडरशिप एंड गवर्नेंस इशूज़, यानी कि मैक्सिमम केसेस के अंदर जो बैंक के कुछ की पर्सनस होते हैं वही यहाँ पर स्कैम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से स्कैम्स बड़ी आसानी से हो पाता है और सालों तक चलता है, जिसका पता भी नहीं चलता। जैसे कि हमें पीएनबी केस में देखने को मिला, जिसमें हमने पीएनबी का एग्जांपल देखा था। 2011 से ही उनका जो स्कैम वो रन हो रहा था, जबकि 2018 में जाके वो एक्सपोज हुआ। इसके अलावा रीज़न है हमारा कॉम्प्लेक्स फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हमने इंडस IND बैंक के केस में देखा। बैंक के फाइनेंशियल डेरिवेटिव पोजीशंस के अंदर डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली, जिसकी वजह से बैंक को लगभग 1500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। इसके अलावा एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत बड़ा रीज़न है, यानी इकोनॉमी का स्ट्रेस, यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है किस तरह से काम कर रही है। अगर ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी नहीं करती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर पड़ता है, यानी कि बैंक्स के ऊपर पड़ता है। और इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही होती है, यानी कि बिजनेस भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, यानी कि बिजनेस की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती है, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि उनकी अर्निंग्स के ऊपर आता है, जिसकी वजह से वो अपने लोन की भी रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली बैंक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और बैंक का यहाँ पर हाई NPA के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। वही NPA जो है वो डिफॉल्ट में बदल जाते हैं या फिर बैंक के मिली भगत से वो स्कैम में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिसेंटली हमें बहुत सारे एवरग्रीनिंग के भी हमें केसेस देखने को मिले हैं, जिसके अंदर बैंक जो है वो एग्जिस्टिंग डिफॉल्टर यानी NPA जो होने वाले हैं उन्हीं को लोन देती है कि वो अपने जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको पूरा कर पाए, जिससे उनका जो NPA जो है वो कम देखने को मिले।
दोस्तों ये वो 7 रीजन्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो मैंने कवर नहीं करे हैं, पर ये वो कुछ मेन रीज़न है जिस तरह से हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बड़े प्रॉब्लम को, एक बड़े इशू को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के अंदर लो डिपॉजिट का क्रंच का इशू भी देखने को मिल रहा है। लोग बैंकों में कम डिपॉजिट कर रहे हैं, जबकि बैंक जो है वो कंटिन्यूसली लोन इशू करते ही जा रहे हैं। अभी जो गैप क्रिएट हो रहा है इसको कैसे फिल किया जाएगा, ये दोस्तों हमें देखना होगा, या फिर एक नया चैलेंज का रूप ले लेगा। दोस्तों अब आ चुके हम वीडियो के एंडिंग पार्ट में। हम बात करने वाले हैं हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि तो हम क्या करें, यानी कि हमने प्रॉब्लम देख लिया, उसके पीछे का रीजन देख लिया, अब इस प्रॉब्लम को एज इंडिविजुअल हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा एज इंडिविजुअल। अगर आप डिपॉजिटर है बैंक में, यानी कि आप बैंकिंग के अंदर डिपॉजिट करते हैं, आपकी अच्छी खासी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है, तो दोस्तों आरबीआई की एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं DICGC, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि 1978 में स्टैब्लिश हुई थी। जिसका काम यह है कि जितने भी हमारे इंडिया के अंदर बैंक्स हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, यानी कि जो भी बैंक इसके अंदर आते हैं, अगर वो बैंक किसी क्राइसिस के अंदर जाता है, या वो बैंक बंद हो जाता है, या क्लोज हो जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उस बैंक के जो डिपॉजिटर है, यानी उस बैंक के अंदर जितने लोगों का जो पैसा है, उन लोगों को मैक्सिमम 5 लाख रुपए जो है वो उनको मिल जाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपने एक बैंक के अंदर 10 लाख रुपए रखा है और वो बैंक जो है वो DICGC के अंदर है। इसका मतलब अगर वो बैंक कभी डिफॉल्ट करता है या वो बैंक मान लीजिए बंद हो जाता है, तब भी आपका उस बैंक के अंदर 5 लाख तक का अमाउंट जो है वो सेफ है। मतलब DICGC जो है, जो आरबीआई की अलग बॉडी है, वो यहाँ पर 5 लाख तक का अमाउंट जो है वो कंपनसेट करती है। हालांकि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपका बैंकों के अंदर जो पैसा है वो सिर्फ 5 लाख तक ही सेफ है। 5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट का आपको लॉस होता है, इसके लिए यहाँ पर आरबीआई जिम्मेदार नहीं होगी, ना ही वो बैंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब मान लीजिए किसी पर्सन का जो बैंक में अमाउंट है वो 2 लाख रुपए है, वो बैंक जो है डिफॉल्ट कर जाता है, तो हमने बात करा मैक्सिमम जो है वो 5 लाख तक सेफ है। उसका बैंक में पैसा 2 ही लाख था, तो उसको 2 लाख ही कंपनसेट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जितने भी हमारे स्मॉल बैंक्स हैं या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिटर्स को देने के लिए तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास जो है डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। पर दोस्तों इस बात को याद रखिए, जो भी बैंक जो है वो अगर वो हायर इंटरेस्ट दे रहा है आपको, इसका मतलब बैंक जो है वो डिपॉजिट का क्रंच जो है वो फेस कर रहा है। इसका मतलब ये है उस बैंक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप डिपॉजिट करते हैं, तो आप जो है आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बैंक जो है अगर फ्यूचर में डिफॉल्ट कर सकता है। तो जो डिफॉल्ट करने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। आप रिस्क जगह पे ज़्यादा पैसे दोगे, इसलिए थोड़ा आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसका मतलब आपको स्मॉल बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में एक लिमिटेड अमाउंट ही यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर डिपॉजिट करना है। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपने टोटल डिपॉजिट को है उसको डाइवर्सिफाई कर ले। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर काफ़ी तीखी नज़र रख सकते हैं। उनके NPAs, उनके कासा रेशोज़, उनका NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, CAR और ROE, ROA, इन सभी रेशियोज़ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बैंक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली एक बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मान के चल रहा हूँ आप अच्छा खासा इवेल्युएशन करते होंगे बैंक का, उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो आपको उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप सिंपल एक डिपॉजिटर बैंक में, तो आप कोशिश करें कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर ले और छोटे बैंकों से आप हो सके तो दूरी बना के रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर न्यू वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या फिर उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।